जी नमस्कार मित्रों, मैं आज प्रतीक सर के ऑफिस पे आया हूँ और हम एक साथ बहुत सारे वीडियो शूट करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं हो जाए। तो अपने इस सीरीज का नाम होगा लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि परीक्षा के अंदर एक दो सवाल वापस से रिपीट होते हैं, या तो वर्ड बाय वर्ड रिपीट होता है या उसके रॉन्ग ऑप्शन को इलेबरेट करके या उसी टॉपिक का थोड़ा एक दो और फैक्ट आपको पूछे जाए। फॉर एग्जाम्पल मनी मल्टीप्लायर एक टॉपिक है, 2019 में भी पूछा, वापस 21 में भी पूछा। बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो ये सरकारी बैंक नाबार्ड वगैरह के बड़े ऑफिसर्स चेयरमैन डायरेक्टर को सिलेक्ट करता है, उसके बारे में 2019 को भी पूछा, 22 को भी वापस पूछा, और वो ऐसा ही मिलता जुलता था कि एक बार आप सॉल्व करो तो दूसरी बार एलिमिनेशन से आपका काम हो जाए। आरबीआई महंगाई को कैसे काबू में करती है, वो तो कई बार वो पूछ चुके हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, वो भी कई बार पूछ चुके हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको समझ होनी चाहिए, वो आप पीवाईक्यू देखते हैं, यू कैन अप्रिशिएट इट। तो ये जो पूरी सीरीज है, इसमें हम देखेंगे कि पिछले सालों में क्या पूछा गया था, क्या आप उन प्रश्नों से परिचित हैं, क्या उन मुद्दों की आपने तैयारी करी है या कुछ मिस हो गया है। कुछ बार मैंने बताया वही पुराना टॉपिक या ऑप्शन फिर से पूछा जाता है, तो हमें समझ होनी चाहिए। कुल मिलाकर इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम, उसके बारे में अलग अलग कुल मिलाकर कुछ 20-22 प्रश्न पूछे गए। ऑफकोर्स वो कौन सा टीचर क्लासिफाई करता है उस पर डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पूछा, वो इकोनॉमी है, कुछ कहे नहीं वो एग्रीकल्चर अलग सब्जेक्ट है। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछा, कुछ कहे वो आईआर का, इकोनॉमी का नहीं। तो खैर उसमें हम लोग नहीं जा रहे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो पहला पिलर है मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, हर साल उसमें से आप 5 6 7 सवाल आते हैं, और वो आते ही हैं। इसको हम समझेंगे। और आज फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि पहले मैं उस टॉपिक के बारे में प्रतीक सर को बताऊंगा और फिर प्रतीक सर उसको सॉल्व करेंगे। ताकि मैं ये बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी इतना डरावना विषय नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते। तो प्रतीक सर, सबसे पहला टॉपिक आप जानते हैं कि आरबीआई कागज के स्वरूप में नोट छापती है, पर कागज में छापेगी, इनका खर्चा है, दाऊद इब्राहिम आईएएस है, उसका फर्जी फेक नोट बनाए, टैक्स चोरी होती है, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। तो आजकल आरबीआई क्या बोल रही है कि मैं सारे नोट डिजिटली इश्यू करूंगा, प्रिंट नहीं करूंगा। और इस चीज को कहा गया सेंट्रल बैंक डिजिटल डिजिटल करेंसी, करेंसी। कि प्रिंटेड स्वरूप में नहीं, डिजिटल स्वरूप में हम लोग पैसे जारी करेंगे। ये एक बात है। दूसरा, आप जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना है, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो ये तो भारत के भीतर हम पैसा ट्रांसफर करें। अगर इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर करना है कि अमेरिका से किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को भारत में पैसा भेजना है, तो उसकी जो फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है उसका नाम है स्विफ्ट। ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, वो बेल्जियम के अंदर एक उसकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, लेकिन इस पे वेस्टर्न पावर्स का काफी दबदबा है। बीच में आप जानते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन कर दिया गया। तो वो इंटरनेशनली डॉलर में पैसा लाना ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उनको तकलीफ हो गई। तब से ये रशिया, चाइना, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं कि कुछ नए रूट्स निकालते हैं ताकि स्विफ्ट के भरोसे नहीं रहना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने भी चालू किया कि हम अपनी युआन या रेनमिन करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के स्वरूप में जारी करें, डिजिटली इशू करेंगे। और फिर सीधा नॉर्थ कोरिया को, ईरान को, सीरिया को हम जो लोन देंगे वो डॉलर में नहीं युआन में देंगे, और वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम यूज नहीं करेंगे। सीधा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो समझो यूपीआई से मैं प्रतीक सर को पैसा ट्रांसफर करूं या वो मुझे करे, उसी तरह ये पूरा चाइना में बैठ के आप ईरान को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब से स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हमको बैन भी कर दिया तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, ऐसा चाइना का एटीट्यूड बन रहा है। और भारत भी जब अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करे, उसका भी एटीट्यूड बनेगा। तो अब तक जो हमने समझा, इसमें से प्रतीक सर ये प्रश्न पूछा गया, नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे पढ़कर सॉल्व करें। पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीबीडीसी के ऊपर ही है। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अभी तक जो समझा उस हिसाब से तो मैं कहूंगा करेक्ट। जरूर से सही है सर। जी ओके। सर। A digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as time frame for spending it with respect to कि उसमें तो बेसिकली सर डिजिटल है तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो इशूइंग अथॉरिटी होगी उसके हाथ में सत्ता होगी कि भाई कितने टाइम में किस ऑब्जेक्टिव में उसको स्पेंड करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ टर्म्ड लोन ऐसा हम लोग जी कह जी। सकते हैं। तो ये भी दोनों सही होने चाहिए सर। यस सर, सो द आंसर विल बी सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। राइट। तो इसे आप कहेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स इजी उसके लिए जो पढ़ के गया है। आप समझिए 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 5 4 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसके अंदर 20 30 हजार जो एकदम सीरियस हैं,
मेजोरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू टिक दिस क्वेश्चन। 2-3 अटेम्प्ट वाले जो लोग हैं वो भी इसको एक्यूरेटली टिक करेंगे। तो अगर आप इसे नहीं कर पाते तो इट विल बिकम सर सिमिलर टू दिस कि यूपी के अंदर आपकी सीट कम आ जाए तो फिर कठिनाई हो जाती है कट ऑफ क्रॉस करने में। राइट। तो नो एक्सक्यूज, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला पिलर है डिजिटल पेमेंट मनी बैंकिंग, इसमें से आता है। दूसरा तो बहुत आसान चीज है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, लोन इंटरेस्ट रेट महंगे कर देने चाहिए ताकि जनता अपना शॉपिंग कम कर दे। तो अपने आप दुकानदार पे प्रेशर बने कि मुझे अब से अपना प्राइस कम करना होगा, ये जो कस्टमर है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन्फ्लेशन से लड़ना है तो लोन महंगे करने चाहिए और इसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। उसमें एक बड़ा फेमस है रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली क्या है कि वो शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस को देती है और वहां से नीचे लोन जाता है जनता को। आजकल आप जानते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम है। मतलब अगर पहले रेपो रेट 4% था और तब ये लोन इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 12% था, तो फिर ये जब बढ़ के 6% हो जाएगा तो ये भी अपने आप सीधा इस पे आप 2 जोड़ दीजिए तो 14% हो जाए। तो अपने आप ये बैंक शॉपिंग कम कर देगी तो दुकानदार भाव सस्ता कर दे ताकि उन्हें अपने कस्टमर बने रहे। अब कोरोना और उसके बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद पूरे विश्व में जो महंगाई बढ़ गई है उससे लड़ने के लिए हर एक सेंट्रल बैंक ने अपने लोन महंगे करने चाहिए और ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए यूएस, यूके, यूरोजोन, जापान सभी ने ये 2020-21 में तो ठीक है कोरोना था इसलिए थोड़ा लोन सस्ता करा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस सबने देखिए आप ग्राफ ऊपर चले, सबने लोन अपने महंगे कर दिए। सभी सेंट्रल बैंक्स ने, मतलब जैसे भारत में आरबीआई ऐसे उनके अलग अलग देशों में जो सेंट्रल बैंक। अब प्रतीक सर आप इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे ये स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजनिंग के ऊपर है। एक दिया गया इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, मतलब इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अभी हमने देखा ये करेक्ट है क्योंकि स्पेंडिंग जो है कम करवानी थी। सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। ये सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से सर सही है क्योंकि जो पूरा रेपो रेट का कांसेप्ट ही इसी के ऊपर बेस चलता है। जी, और यहाँ पर सर वही हुआ कि रीजन है वो असर्शन को असर्शन के एक्सप्लेन साथ भी कर रहा है। एक्सप्लेन भी तो कर सर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए होगा असर्शन रीजनिंग के अंदर। सर एक ट्रेंड 2023 में देखने को मिलता है कि देयर इज अ रिवाइवल ऑफ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस यस, जो बीच में चला गया था, मतलब बहुत सालों से शायद हार्डली एक आध सवाल आया होगा। हिस्ट्री में भी पूछे, इकोनॉमी में भी पूछे, पॉलिटी में भी शायद तक सर आए हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब अगेन सर दिस इज आल्सो आई वुड क्लासिफाई एज इजी क्वेश्चन। जो भी पढ़ के गया है इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको ये तो समझ होनी चाहिए। और यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते देन आपका वो यूपी वाला सीन हो जाए। अच्छा, दूसरा सर मैटर यहाँ पर ये है कि ये जो जितने लोन कोई भी बैंकर नीचे दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपए का, तो इसमें कोटा होता है कि मिनिमम 40% ऑफ दिस लोन्स मस्ट गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। जैसे कि गरीबों को, किसानों को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को ये जाना चाहिए और बाकी जो 60% लोन गए वो सबके लिए है। उसमें गरीबों को भी जा सकता है, अमीरों को भी जा सकता है। अब ये तो एक बात हुई और दूसरा होता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई एंटरप्राइज जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसका एनुअल सेल्स 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उसे मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। उसी तरह स्मॉल और माइक्रो, या वीडियो पॉज करके देखना। अब यहां से प्रश्न जो आया था वो ऐसा था कि क्लासिफिकेशन जो पूछा वो गलत था कि ये क्या बोल रहा है कि मीडियम एंटरप्राइज 25 करोड़, तो 25 करोड़ तो गलत है, वो तो कितने 50। और दूसरा स्टेटमेंट था कि ये जो बैंक लोन एमएसएमई को जाते हैं वो सब सबके सब पीएसएल के अंदर गिने जाते हैं। तो दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट, तो द आंसर विल बी B2 ओनली। हालांकि रियल एग्जाम में ये टफ क्यों हो गया, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि ऑल बैंक लोन्स, ये टर्म है। तो कुछ लोग फिर उसमें जाते हैं कि अच्छा लेकिन ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म का या क्रेडिट कार्ड का लोन होगा तो वो काउंट होगा कि नहीं। वो तो पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़े तभी समझ आ सके। सो देयरफॉर इट वाज अ टफ क्वेश्चन। मतलब अभी तो आसान लगे पर ये मुश्किल था। ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन। जी जी सर। फिर एक सिंपल सा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। असल में नाबार्ड नाम की एक संस्था, उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम 90s के जमाने में शुरू किया कि नाबार्ड ये एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा सबको लोन देता है। उधर से जो बैंक के एजेंट है वो गांव में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब 10-15 महिलाएं अपना एक समूह बनाए, कुछ अपना पैसा सेव करें और ये बैंकर उसको लोन देगा और मिलके आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ धंधा करे। अब ये तो सबको पता है। इसके ऊपर एक चीज पूछी गई सर जो मुझे भी नहीं पता थी, वो ऐसा
कि जो लोन दिया जाता है बैंकर द्वारा, सपोज 10,000, तो वो पूरे ग्रुप को दिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब उसमें से ये ग्रुप इंटरनल लोन बांट देगा कि वो एक महिला को 2,000 दे, दूसरी को 4,000, तीसरी को 4,000, वो अपने हिसाब से वो करते हैं, जिससे वो या तो आचार पापड़ अगरबत्ती बनाए या उनका खुद के घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, उसमें वो जो भी यूज करे। उसके बाद प्रश्न वो, ये वाली बहन ने अगर 4,000 नहीं लौटाए थे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। राइट। तो जिम्मेदारी क्या सब लोगों की है या सिर्फ इस बहन की है? एक आई डिड नॉट नो दिस। फिर मुझे भी पूरा सर्च करना पड़ा, तब पता चला कि ईच मेंबर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर मेंबर्स लोन्स। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट ही इसके हाँ, ऊपर है, पूरा ग्रुप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि असल जिंदगी में ये जिम्मेदारी नैतिक ज्यादा है, कानूनन कम है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल है कि बाकी दो महिला उसको बोले बहन तू वापस कर, वापस कर, वापस कर, ऐसा नहीं कि इनकी जमीन या भेड़ बकरियां बैंकर ले जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर मोरल एंड लेस लीगल। बट ये तो बुक्स में दिया नहीं, इन्होंने पूछा, फिर वो पूरा नेट पे आप सर्च करके लगाओ। तो सर आप देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ओरिजिनली एसबीआई ने इनिशिएटेड चालू बाय किया, वो एसबीआई, गलत है क्योंकि वो नाबार्ड नाबार्ड के द्वारा शुरू किया अब सर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। ओके, इन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही हो ये जाएगा। करेक्ट हो गया। थर्ड भी करेक्ट है कि ये सब बैंकर देते हैं, तो आरआरबी के थ्रू चलता है और ये सर पेयर टाइप का है, तो एलिमिनेशन लगेगा नहीं, हाँ ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट। राइट। टफ क्वेश्चन। हाँ मतलब सर इतना कौन याद रखेगा कि एक और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी इस तरह से। बिल्कुल। अब इसके बाद तो हमने अभी तक देखे सर, वो थे सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स। आजकल नया क्या चला है, शेयर मार्केट का ज्यादा पूछे, तो कंटिन्यूअसली 3 क्वेश्चन फ्रॉम शेयर मार्केट। राइट। एक तो सर कंसेप्ट है बीटा। बीटा ऐसा कहता है, मान लीजिए सेंसेक्स 4% ऊपर चढ़ा और उसी वक्त अदानी कंपनी के शेयर्स मान लीजिए 6% ऊपर चढ़ गए, तो हम ये कहेंगे कि अदानी कंपनी के शेयर का बीटा इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि शेयर बाजार जितनी तेजी से भागता है, ये उससे भी तेजी से भागता है। अब आप कहें तो फिर मैं सारी जिंदगी की कमाई अदानी में डाल देता हूं, बट इट इज अ टू वे स्ट्रीट। कि मान लीजिए सेंसेक्स अगर 4% गिरेगा और वो कंपनी का शेयर 6% से ज्यादा 6% गिर गया, तो क्या करेंगे? हाँ, तो वो टू वे स्ट्रीट है। राइट। और अगर बीटा लेस देन 1 है तो वो ऐसा है कि वो कछुए जैसा कंपनी है। अगर सेंसेक्स 4% चल रहा है तो हो सकता है ये कंपनी का शेयर 2% 2% से ही चल रहा है। और रिवर्स भी ट्रू है। तो जब गिरता है तो भी ये सेफ रहता है, जैसे सपोज कि रिलायंस वगैरह कंपनी। राइट। अब इधर से पूछा ये बीटा क्या है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि बच्चों को शेयर मार्केट का इतना पता होगा। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चन पढ़े और सीधा डी स्टेटमेंट जो इसका जवाब है। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर सीधा सीधा यहाँ बोला गया है सिस्टमेटिक रिस्क और हेजिंग बोला गया है। और चौथा है a numeric value that measures the fluctuations of the stock changes in the overall stock market। हाँ, तो ये जो वैल्यू सिस्टम के ऊपर सर ने डेफिनेशन बताई वही है। सर ये एक्सपेक्टेड शायद तक नहीं होता है, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था तब मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, फिर आपके वीडियोस और फिर देखा एनालिसिस तो पता चला। दूसरा सर मैटर है कि इनकम टैक्स, आप जो भी कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स यूजुअली लगता है। राइट। बहुत ऐसी कम चीजें होती है कि जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र उस पर नहीं मांग सकता। और कुछ बार गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करे जिसमें आप निवेश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार सोलर बॉन्ड्स इशू किए गए कि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा सोलर पैनल और सब्सिडी में जाएगा और इस पे आपको जितना ब्याज मिला उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। बट देयर आर वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट कि जहां पर इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। अब इधर से प्रश्न ऐसा पूछा कि इनवाइट्स, इनवाइट्स असल में एक जात का म्यूचुअल फंड है जिसका काम है आपसे पैसा लेके वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो उसमें से जो आपको ब्याज मिलता है, क्या उसमें आपको एग्जेम्प्टेड है? तो जवाब है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। और ये अजर्शन रीजनिंग टाइप का था, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप जानते जवाब बनता है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर तीसरा पूछा गया शेयर मार्केट में कि मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बहुत आसान है। 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, आप मनी मार्केट में जाओ, इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, पार्टिसिपेट प्रॉमिसरी नोट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो रेट, ये सब आता है। और अगर आपको 1 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, आप कैपिटल मार्केट में जाओ। सरकार को लोन चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरिन बॉन्ड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, कंपनियों को चाहिए तो शेयर है, बॉन्ड है, डिवेंचर है वगैरह। और फिर क्लासिफिकेशन उन्होंने पूछा, मैं ये क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देखना, अदरवाइज पावर पॉइंट भी नीचे लिंक है, डाउनलोड करके देखना कि इसमें से कितने कैपिटल मार्केट के पार्ट्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए। तो कॉल मनी नहीं होगा, ट्रेजरी बिल नहीं होगा, स्टॉक मार्केट तो लॉन्ग टर्म का है, करेक्ट, बॉन्ड मार्केट भी लॉन्ग टर्म का है, तो ओनली 2 ऑफ देम आर लॉन्ग मार्केट। तो
जो 3 प्रश्न अब तक हमने शेयर मार्केट में देखे, इसमें सिर्फ ये एक वाला इजी था, क्योंकि इतना क्लासिफिकेशन ये तो बुक्स में भी दिया है एंड इट इज एक्सपेक्टेड, आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर सभी जगह से क्या क्या पूछा गया, ये सिर्फ एक नहीं, उससे पहले भी, ये भी आपको स्लाइड में दिया है, लेकिन इसमें फॉन्ट बहुत छोटे होंगे तो हम स्क्रीन पे चर्चा करेंगे, आपको समझ नहीं आए आप वीडियो पॉज करके देखना, अदरवाइज आप पावर पॉइंट नीचे डाउनलोड करना। अब प्रश्न सर ये होता है कि तो तुम अब क्या कर रहे हो, मतलब यू एज अ टीचर। तो मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में से ज्यादा क्वेश्चन आना ये आज का नहीं है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है, और ऐसी चीजें जो आपको पहले नहीं पता थी। इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरा पेड कोर्स है, इसमें शेयर मार्केट पहले 50 पेजेस का था, उसको बढ़ा के 70 पेजेस का मैंने कर दिया हैंड आउट, क्योंकि बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड करने पड़े। राइट। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आईफोन टाइप का करता हूँ कि फ्री में अपडेट दे देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ Win24 सीरीज। और इसी के तहत जो मैंने मटेरियल उनके लिए भी फ्री रिलीज किया, जो सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 38 पेजेस का तो उसमें शेयर मार्केट का है, और मैं आपको सैंपल दिखाऊं सारी चीजें, मतलब कलरफुल ग्राफिक के साथ, कि आपको समझ आ जाए। भले आप छोटे गांव शहर से हैं, आपने ऐसे स्कूल कॉलेज से पढ़ा जिस जहां पर टीचर बेकार थे, तो भी समझ आ जाए। दैट इज द बेनिफिट। ये कुछ और भी इसमें ग्राफ्स और सब, चाहे इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, शेयर प्रेजिंग क्या, हर एक टर्म्स आपको समझाए गए। तो इसको आप डाउनलोड, और यही बात आप पाएंगे हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, एनवायरमेंट में भी, जो हमारे साथ बड़े टीचर्स हैं वो अपने मटेरियल में कर रहे हैं। आप मैं प्रतीक सर की बात करूं, हिस्ट्री में भी आजकल करंट अफेयर्स टाइप का पूछते हैं, कुछ एडवांस लेवल के कौन से ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, ऑब्जर्व किया था, कौन से लिटरेचर या किताबें किसने लिखी थी, उसमें क्या बातें थी। तो सर ने पूरी सीरीज करी है, जो आप इस अनस्टॉपेबल चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी सर की मैपिंग सीरीज, और क्योंकि इस हिस्ट्री में भी काफी कुछ पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी और मैप दोनों को मिलाकर, तो वो भी स्पेशल क्लास हुए हैं। सिमिलरली सुदर्शन सर ने अपनी पूरी सीरीज, जहाँ पर मिनरल्स, एनिमल बिहेवियर, वाइल्ड लाइफ पार्क सेंचुरीज, मैप्स, एग्रीकल्चर, ये सब के अपडेट्स दिए हैं। तो अन अकेडमी की सर ये बड़ी बात है कि मटेरियल एंड नोट्स आर कंटिन्यूअसली अपडेटेड एज पर चेंजिंग ट्रेंड। दूसरे जो है इंस्टीट्यूट बस शेरो शायरी करते हैं, और जब रियल एग्जाम खत्म हो जाए तो उनका तो कुछ पूछा नहीं गया, तो फिर वो क्या करते हैं, दोषारोपण यूपीएससी पे चालू करते हैं कि ये तो ये लोग अतरंगी पूछ रहे हैं, या कैंडिडेट्स को ही ब्लेम करते हैं कि वो पढ़ के नहीं गए हुए। तो भाई, तो तुमने फी किस बात के लिए, दैट इज माई क्वेश्चन। सर इस पर आप कुछ बोलना चाहिए कि आपने कौन कौन सी सीरीज आजकल जी की सर, अनस्टॉपेबल्स के ऊपर ही इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक तो मैंने हिस्ट्री करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ कंप्लीट की अभी। उसमें करीबन 6 सेशंस थे। उसमें हमने पूरे 1 डेढ़ साल का, 2 साल का करंट अफेयर्स कवर करवाया है, हिस्ट्री के रिलेटेड बैकवर्ड लिंकेजेस। जी सेकेंडली लिटरेचर बहुत पूछा जा रहा है, पूरा एंशिएंट लिटरेचर और मिडीवल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर। जैन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, मिडीवल इंडिया, रीजनल लिटरेचर इंक्लूडिंग बंगाली लिटरेचर से असमिस लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के ऊपर पूरी एक सीरीज ली हुई है। इसके सिवा स्पेशल क्लासेस में मैंने मैपिंग की सीरीज ली हुई है। तो टोटल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं ऑथर्स के नाम के साथ, इन सब के ऊपर हमने सेशंस कंडक्ट करवाया। ये सब अपडेटेड है, जो ओवर एंड अबव हमारे प्लस क्लासेस मैंने करवाए हैं। और अगर किसी कारण से, क्योंकि अभी प्रीलिम को करीब 10 दिन ही बाकी हैं, आप वो सारे वीडियो ना देख पाए तो भी उनका सारा स्टडी मटेरियल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जरूर से फायदा उठाइए, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में उपिंदर सिंह से लेके बड़ी एडवांस लेवल की किताबें हैं, वो आपको खुद से खरीद के पढ़ने नहीं है, उसमें जो भी जानने लायक चीजें थी वो पूरा रस निचोड़ कर सर ने आपके लिए वो फाइनल पावर पॉइंट्स बनाए हैं। खैर सर, ये तो बात हुई कि अभी 10 दिन के बाद जो एग्जाम है, लेकिन अगर 2025 की भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने कॉम्प्रिहेंसिव 15 महीने के कोर्सेज चल रहे हैं, कि जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, मेंस की आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब कुछ हम करवा रहे हैं। फुल सिलेबस कवरेज, आंसर राइटिंग, रिवीजन, अपडेटेड करंट अफेयर्स, नोट भी हम अपडेट करते हैं। और ये जो प्रीलिम अभी खत्म होगी, इसके बाद भी जो नए कुछ नए ट्रेंड पूछे, तो उसके हिसाब से भी हम लोग अपने नोट्स अपडेट करते रहे, हम ब्लेम करने नहीं बैठते कि ये ऐसा वैसा चल रहा है। तो इसका फायदा उठाइए। और ये पूरे 15 महीने ऐसे कि अभी सपोज ये जो जून महीना है, तो अगले जून तक मान लीजिए मई महीने तक परीक्षा है, तो 11 महीने तो वो हुए, लेकिन उसके बाद भी जो मेंस की आपको हैंड होल्डिंग और सपोर्ट होनी चाहिए, वो हमारी जारी रहेगी। तो 15 मंथ सब्सक्रिप्शन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। बाइलिंगुअल बैच, जिसके अंदर मैं, प्रतीक सर, सुदर्शन सर और बाकी टीचर्स हैं। अलग से हिंदी माध्यम की भी बैच है, मधुकर सर और उनकी पूरे साथी हैं। प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए सरमत सर एंड हिज टीम इज अवेलेबल। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स की आप मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो जाता है। सर इसकी कुछ और आप विशेषताओं की बात करना चाहिए। जी सर, इसमें फ़ायदा यही है कि इसमें सीसेट भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। सीसेट के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज़ है, मधुकर सर करवाते हैं।
दूसरा ये है कि इसमें सब मटेरियल्स बहुत ही रेगुलरली अपडेट होते हैं, तो जो भी टीचर सेंट्रिक मटेरियल है, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक मटेरियल है, वो भी बच्चों को कवरेज मिलेगा। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द कोर्सेज, आई वुड से, फॉर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएस। बिल्कुल सर। और हम अब वापस आते हैं, हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, तो मैं आपको सर बता रहा था कि ये जो पिलर 1 है, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, इसमें हर साल 5-6 सवाल आते ही हैं, और इसके अंदर ये कुछ जो मॉनेटरी पॉलिसी और सम ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड कि आपको आने चाहिए। उसके बाद के जो जितने चीजें हैं उसमें हम देखें कि सेकंड पिलर हम बजट टैक्सेशन में जाते हैं। बजट टैक्सेशन में यूजुअली 1-2 सवाल ही आते हैं, हर साल तो आते नहीं, भले आप कहें कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट हुए बजट में तब भी वो इतना ही होता है। एक तो सर आप जानते हैं कि ऊपर यूनियन गवर्नमेंट को 100 रुपए टैक्स में आमदनी हुई, तो नीचे स्टेट को उसमें से 41 रुपीज जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन के सिंह बोल के गया। अब प्रश्न है कि ये 41 रुपये गए तो उसमें से बिहार को कितना मिलेगा, केरला को कितना, गुजरात को कितना, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो इसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो जो भी इंडिकेटर्स हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में, ये पूरा जा नहीं रहा, 4-5 इंडिकेटर के हिसाब से, कि मान लीजिए केरला की पॉपुलेशन कम है, बिहार की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बिहार को ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उनको ज्यादा योजनाएं चलानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से पूछा गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक सिंपल तो क्वेश्चन था स्टरीलाइजेशन, मैं इसको अभी पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये खुद में ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट ये एनसीईआरटी में दिया है, हर एक जगह पढ़ाया जाता है इकोनॉमी टीचर्स द्वारा। तो इसका जवाब ये था, और ये आपको पता होना इजी, अगेन नो एक्सक्यूज, ये ऐसा यूपी में कम सीटें हैं, आपको ये अगर सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर कुछ प्रश्न थोड़े टफ होने लगे सर, कि एक ऐसा पूछा कि हाँ, नंबर पूछ दिया, ग्लोबल एक्सपोर्ट कितने परसेंटेज है। राइट। अब ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता है तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। सर ये सर्वे से आते हैं ऐसे सवाल, इकोनॉमिक जी, सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे से आते जी। हैं। इसके बाद पूछा गया कि ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब इसमें भी तकलीफ ये है कि ये इतनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अमेरिका यूरोप ने आपस में कुछ मिला। अब इसके कितने ऑब्जेक्टिव है हमको नहीं पता है, तो पूछे उसके बाद हम करें, तो ये भी मेरे हिसाब से स्किप कर देना बेहतर था। जवाब तो जो था वो स्लाइड में दिया है, आप आगे पढ़ना। फिर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, अगेन ये ऐसी चीजें हैं जो फेमस नहीं है तो हमें पता ही नहीं, वो तो पूछे फिर हम देखने जाए कि इसमें सिर्फ वो बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। पर ये तो हमको कैसे पता हो सकता अनटिल, क्योंकि वर्ड के हिसाब से स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो ग्रोथ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी भी उसमें हो सकता है, हाँ। सो अगेन बेटर टू स्किप दिस, क्योंकि सर इधर भी आप देखिए इनकी मतलब हाउ मेनी पेयर्स करें तो हाँ, और भी इसमें भी बहुत ओपन एंडेड है सर। ऐसे और भी है, वो आप वीडियो पॉज करके स्लाइड डाउनलोड करना। फिर सीधा आगे बढ़ते हैं। पिलर 4 एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। स्मॉल फार्म लार्ज फील्ड ऐसा है कि किसान के पास छोटी छोटी जमीन है, वो अपना एक ग्रुप बनाए और ग्रुप के हिसाब से वो बिजनेसमैन के साथ ट्रीट करें कि हम अपना चावल इससे सस्ते में नहीं बेचेंगे, हम आपसे जो भी सीड फर्टिलाइजर खरीदते हैं इससे महंगे में नहीं खरीदेंगे। ये खरीदेंगे तो उनका शोषण कम हो जाए। कोऑपरेटिव की भावना जो गांधी जी ने भी विलेज एज अ कोऑपरेटिव यूनिट वो सब बात करी थी। तो इसका स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड पूछा गया। ये भी इतना फेमस नहीं था, वो 1-2 साल पहले के हिंदू में कुछ आर्टिकल था, खैर इसका जवाब बी था। ये भी आप वीडियो पॉज करके देखना। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। सर आप जानते हैं कि वो अलग अलग क्रॉप्स पे सरकार उस भाव पे सर ये न्यूज में भी था, फार्म बिल को लेके और उसको लेके भी चर्चा पर इसमें तकलीफ ये हो गई कि नाइजर सीड्स मतलब हाँ, काले तिल, हाँ, वो इंक्लूड है कि नहीं है? अब वहां तक चली फिर भी हम वो खरीफ क्रॉप के रूप खरीफ में, है। हाँ, तीसरा पूछा गया कि ट्राइबल पीपल इससे खाना पकाते हैं। खाना पकाते हैं। अब तिल का तेल उससे वो पकाते हैं और वो भी काले तिल का तेल। सो अगेन वो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये आप सर्च करें तब पता चले। पर ये मतलब थोड़ा सा कल्चर के साथ भी जा रहा है, जैसे गुजरात में यहाँ कचरियू बनता है, जी तो जी वो जी तिल के तेल से ही बनता है, उसमें ब्लैक सीड्स भी, मतलब ब्लैक सीसम सीड्स भी यूज होते हैं, पर वो लिमिटेड लोगों को शायद तक पता होगा, सब नहीं आंसर कर पाएंगे इसको। फिर होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त, जिसको आप टच नहीं कर नहीं कर सकते। तो पूछा गया इसमें से कितनी इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ब्रांड रिकॉग्निशन उसको टच नहीं कर सकते, इन्वेंटरी उसको टच कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉपीराइट वगैरह, हाँ तो उसको टच नहीं कर सकते। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, अब उसको टच कर भी सकते नहीं भी कर सकते, वो तो इंटरप्रिटेशन में प्रिंट करके हाँ, निकल तो खैर इसके अंदर हालांकि जवाब फिर होता है और 3 तीसरा करेक्ट और इन्वेंटरी रॉन्ग था, तो थोड़ा टफ हो गया। और भी ऐसे प्रश्न पिछले सालों में भी पूछे गए। फिर आता है पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर ऐसा चल रहा है, भगवान मालिक है, कुछ बाबूशों ने क्या बोलते हैं कि झंडा है मेरा पीएचडी का और इसको लेके मैं गुफा में घुस जाऊंगा जो पीएचडी की गुफा है, और एग्जामिनर उसमें मजे लेते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए
इसको सॉल्व करना भी अपना टाइम वेस्ट की बात है। कि एक पूछा गया S3I इनिशिएटिव, अब उसके अंदर ये हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल, इसमें से कितना है? तो सस्टेनेबल तो आप बात करो तो सब कुछ सस्टेनेबल ही है। सस्टेनेबल ही है। अब वो नेट पे सर्च करो, फिर पता चले इसमें एक आध नहीं था तो 3, और इसमें भी कोचिंग वालों की आंसर की मैच नहीं हो रहा। ओनली 3 में, पर यूपीएससी ने तो बताया नहीं इनमें से कौन से 3 है। हाँ, वो तो यूपीएससी ने तो आंसर ऑफिशियल दे दिया, ओनली 3। हम कहेंगे कि ये 3 है, 1 2 3। यूपीएससी या इसकी वेबसाइट देखेंगे तो 1 2 और 4 भी हो सकता है, मतलब काइंड ऑफ ओपन एंडेड है। डिफिकल्ट। यस सर। फिर ऐसा पूछा गया ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है। अब ये क्या रियल एग्जाम में, तो क्योंकि आप स्ट्रेस में यू मे नॉट बी एबल टू मैनेज, फिर सोचने बैठो अच्छा दिब्रुगढ़ से सूरत नहीं, क्योंकि वेस्टर्न तो सूरत से भी आगे पोरबंदर भी हो सकता था, वगैरह करके निकालो तब पता चले। बट ये भी काफी उस वक्त मुश्किल हो जाता है, क्लास से बाहर आओ एग्जाम हॉल से तो मीडियम लगता है। उसी तरह पोर्ट्स के बारे में पूछा, इसमें तकलीफ ये थी कि एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, एक स्टेटमेंट इंडिया ईयरबुक में है, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में। अदानी की पोर्ट की बात दोनों में नहीं है, फिर वो आपको तीसरी वो जगह करंट से अफेयर सर्च से करना ढूंढना पड़े, पड़ेगा। एंड पेयर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये मुश्किल हो जाता है। खैर इसी हिसाब से मैंने भी सब पोर्ट्स का जनरल नॉलेज अपडेट करके फ्री सीरीज लॉन्च करी है, वो आप देखना। आखिर में सर 2 सवाल बचते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें जो योजनाओं के बारे में पूछा, जननी सुरक्षा योजना और एनीमिया मुक्त भारत, तो एक हालांकि इजी था। जननी सुरक्षा योजना सर ऐसा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के नीचे चलाते हैं, बीपीएल महिलाओं को कहते हैं आप बच्चा डिलीवर करें हॉस्पिटल में, ताकि इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी कम हो, वरना झोपड़े के अंदर डिलीवरी में इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गया, तकलीफ होती है। और इनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर है कि आप हॉस्पिटल में बच्चा पैसा करो तो आपको करीब 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब इधर से जो प्रश्न पूछा कि ये चीज स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे, वो गलत है, वो नेशनल हेल्थ मिशन का है। फिर यहाँ पूछा कि सिक इन्फेंट्स को 1 साल तक की ट्रीटमेंट होती है, तो गलत है, बच्चों की दवाई के लिए और कुछ होता है। फिर आखिरी प्रश्न था पोषण अभियान और उसके नीचे एनीमिया मुक्त भारत, एंड दिस वाज टफ। उसका कारण कि पहले इतना बारीक नहीं पूछते। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका अम्बेलिकल कॉर्ड काटा जाता है। अब ये कब काटना चाहिए? 0 सेकंड पे, 3 मिनट के बाद। तो एक्सपर्ट का ये कहना है 3-4 मिनट बाद काटो, ताकि तब तक मदर का थोड़ा और ब्लड उस बच्चे के शरीर में आए, ताकि उसको एनीमिया नहीं। तो इसको हम कहते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। और ये चीज भी एनीमिया मुक्त भारत के तहत सरकार करवा रही है कि डॉक्टर्स में अवेयरनेस फैलाए कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। दूसरा, हम सोचते हैं कि एनीमिया का कारण क्या है? न्यूट्रिशन, अच्छा खाना नहीं मिलता। लेकिन और भी कारण हो सकते हैं नॉन न्यूट्रिशनल कॉज, कि किसी को डेंगू मलेरिया हो गया तो भी उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या पानी में फ्लोराइड ज्यादा है तो भी वो आपके शरीर को हानि करता है और उससे आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर वगैरह। तो एनीमिया मुक्त भारत सरकार की योजना में इन नॉन न्यूट्रिशनल कॉज को भी एड्रेस किया जाता है। अब जो पूछा गया तो कि कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो गलत है, आयरन फॉलिक सब देते हैं। फिर ये बाकी जो चीजें की जाती है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, डी वार्मिंग, ये फ्लोराइड वगैरह, तो वो सब किया जाता है। तो इतना सर डेप्थ में कैसे याद हाँ, ये असल में इंडिया ईयरबुक में दिया है, पर पहले पूछते नहीं थे तो हम इतना ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, वरना क्या हो जाए फिर 25,000 पेज का मटेरियल दे दें और फिर क्लेम करें कि भाई तो सब में हमारे से आया, हाँ, कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा ना फिर। वो बच्चे को याद भी तो रहना चाहिए। खैर इस हिसाब से मटेरियल ये जितनी योजना का माइक्रो जनरल नॉलेज वो मैंने अपडेट किया है। तो कुल मिलाकर, और बाकी भी ये पिलर 5 और 6 में क्या पूछा गया पिछले सालों में, उसकी भी स्लाइड है, आप देखना। तो छोटी बुद्धि से काम मत करो कि पिछले 1-2 साल में नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे, या ऐसा तो कभी नहीं पूछेंगे। इट इज जस्ट लाइक सर एग्जिट पोल और रियल वोटिंग वाली बात है। फिर लोगों को प्रश्न जो होता है कि हम ये सब कैसे मैनेज करें। खैर अब तो 10 दिन ही बाकी है तो 1,000 कुछ हो नहीं सकता, बट नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहिए तो छोटी बुद्धि से काम मत करो, इधर उधर जुगा के या फिर लास्ट में कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करने के लिए अनअकैडमी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीलिम से पहले सर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अगर आपको करनी है तो 9 जून को होने वाला है। 100 क्वेश्चन जीएस के सुबह 9:30 बजे टेस्ट होगी। सीसेट की 80 क्वेश्चन की 2:30 बजे टेस्ट है। और इससे भी आपको स्टेमिना का पता चल जाता है, क्योंकि इकोनॉमी के 10 सवाल दिखा और वो इजी लगे, पर सारा सब खिचड़ी बन के 100 सवाल आए तो अपना स्ट्रेस बढ़ जाता है और मैनेज नहीं हो पाता। फुल लेंथ भी जिनको टेस्ट सीरीज पूरी देनी है तो ₹1 के अंदर अवेलेबल है। और सीसेट की आपको तैयारी करनी है उसके भी रिकॉर्डेड सेशन 1999 पे आपको अवेलेबल है। तो इन सबका फायदा उठाइए और अगले कुछ दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को पॉलिश करिए। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके अंदर हम लोग लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम फॉर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर प्रतीक सर हमें बताएंगे कि उसमें क्या ध्यान रखना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये दूसरा वीडियो भी मिस ना करें। लेट्स क्रैक इट।